जय हिंद। आज हम लोग कक्षा 10 के अध्याय नंबर 3 धातु अधातु का टॉपिक है हम लोग का आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। हम लोग कल कुछ यौगिकों का इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण के द्वारा हम लोगों ने उसका निर्माण देखा था। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग आयनिक यौगिकों का गुणधर्म देखेंगे। तो पहला बात, आयनिक यौगिक जब बनता है, आयनिक यौगिक किसके किसके बीच बनता है? आयनिक यौगिक आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। अच्छा, पहला बात कि आयनिक यौगिक बनता किसके किसके बीच है। ठीक है, तो आयनिक यौगिक जो है ध्यान रखना है, आयनिक यौगिक एक धातु, आयनिक यौगिक जो है एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है। ठीक है, आयनिक यौगिक जो है एक धातु एवं अधातु के बीच बनता है। धातु एवं अधातु के बीच आयनिक यौगिक धातु एवं अधातु से बनता है ना। क्यों ऐसा क्यों बनता है बताइए? क्यों? क्योंकि धातु क्या है? विद्युत धनात्मक तत्व है, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला है। अब अधातु क्या है? विद्युत ऋणात्मक तत्व है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तभी तो धनावेश ऋणावेश बनेगा। धनावेश ऋणावेश बनेगा तो विद्युत संयोजी बनेगा। आप बनवा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक कहते हैं, विद्युत संयोजी यौगिक भी कहते हैं इसको। ठीक है, आयनिक यौगिक या एक और नाम है इसका विद्युत संयोजी यौगिक। विद्युत संयोजी यौगिक, यौगिक योगी नहीं, विद्युत संयोजी यौगिक, यौगिक। ठीक है, पहला बात है भौतिक प्रकृति देखेंगे हम लोग, याद रखेंगे ना। धातु में धातु के बीच बनता है ना। एम प्लस रहेगा, एम का रहेगा, एम माइनस रहेगा। ठीक है, दोनों के बीच बनेगा। ठीक है ना, प्लस माइनस रहेगा, धनात्मक की ऋणात्मक। प्लस वाला 2 प्लस भी हो सकता है, 3 प्लस भी हो सकता है, 2 माइनस 3 प्लस जो भी हो गया, संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या पाए कितना इलेक्ट्रॉन लेन देन हो रहा है। ठीक है, पहला गुणधर्म है, गुणधर्म नंबर 1 है। इस चीज को आपको देखिए समझने के लिए बताया गया है। जब आप पूछेगा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म लिखे तो आपको समझना है, लिखना नहीं है वहां पर। अभी जो लिख रहे हैं वो लिखना होगा आयनिक यौगिकों का गुणधर्म। ठीक है, पहला है भौतिक प्रकृति। क्या? भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति। पहला बात देखो, धनात्मक और ऋणात्मक है। ठीक है, धन एवं ऋण के बीच जो बंध बनेगा क्या होगा? मजबूत आकर्षण होगा, क्योंकि विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण होता है। ठीक है, तो लिखेंगे धन एवं ऋण आयनों के बीच, धन एवं ऋण आयनों के बीच। एग्जाम में पूछा हुआ है ना, ये विवेक मान दीजिएगा, एग्जाम में क्या पूछा है? धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण, लिख सकते हो, मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं। सामान्यतः भंगुर, भंगुर मतलब पीटेंगे ना तो टूट जाएगा ना, चूरा हो जाएगा पीटा के। ठीक है, भंगुर होते हैं। ये धातु को पीटते हैं तो फैलता है ना, नहीं होता है। ठीक है, इसको पीटेंगे तो फैलेगा, टूट जाएगा। तो दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। तो दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाता है। एक बार देखेंगे गलनांक एवं क्वथनांक का, देखेंगे हम लोग गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक।
ये क्वेश्चन पूछा है ना कि आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक पूछ के होता है। यहाँ सीधा सा बात है कि जब आयनिक यौगिक जब बनेगा, ठीक है, आयनिक आवन के द्वारा बनेगा। आयनिक आवन कब बनेगा? जब धनावेश ऋणावेश होगा। धनावेश ऋणावेश के बीच मजबूत आकर्षण बल होगा, उसको तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होगी, ठीक है। इसीलिए उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होगा? पूछ होगा। ज्यादा मजबूत आकर्षण होगा तो तोड़ने के ज्यादा एनर्जी देना होगा ना, तो उसको क्या होगा? उस कंडीशन में उसका गलनांक क्या होता है? गलनांक होता है कि जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाए, ठीक है, जिस टेम्परेचर पर वो वाष्प बन जाए, वो बनने लगे, ठीक है, क्वथनांक होता है, ठीक है। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत कुछ होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होता है। पेना में क्वेश्चन दे दिया है, क्यों है ना, बहुत अधिक होता है, क्योंकि ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए मजबूत अंतर आकर्षण, अंतर आयनिक आकर्षण, आयनों के बीच आयन और ऋणायन अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है। फिर ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरा बात, घुलनशीलता। घुलनशीलता, घुलनशीलता मतलब घुलनशीलता है विलेयता कह सकते हैं आप। किसमें घुलेगा और किसमें नहीं घुलेगा? इस जल में घुल जाएगा, क्या हो जाएगा? जल में घुलेगा। और जैसे अब केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, इस सब में नहीं घुलेगा ना, जल में डायरेक्टली दे रहा है, जल में घुलनशील। कौन? आयनिक यौगिक ना। शॉर्ट लिख रहे, ज्यादा लिखना पड़ेगा क्या चलते? जल में घुलनशील और केरोसिन या पेट्रोल, केरोसिन या पेट्रोल में अघुलनशील, अघुलनशील, ठीक है। अघुलनशील या अविलेय लिखेगा, या इसको अविलेय भी बोलेंगे आप। घुलनशील को विलेय भी बोला जाता है ना। घुल जाएगा तो विलेय, और नहीं घुलेगा तो अविलेय। अब विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, ध्यान देंगे। विद्युत चालकता में क्या देखेंगे हम लोग? विद्युत चालकता में देखेंगे कि आयनिक यौगिक का विद्युत चालकता जो है, ठीक है, ठोस अवस्था में जब ये होंगे ना तो विद्युत का चालन नहीं करेंगे, इनमें करंट नहीं जाएगा, ठीक है। अब यही अगर द्रव अवस्था में हो जाए, पिघल जाए, चाहे विलीन में अगर हो, तो विद्युत का चालन करेंगे ये, ठीक है। ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में कुचालक होगा, ठोस अवस्था में कुचालक, करंट नहीं जाएगा उसमें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें विलीन या द्रव अवस्था। अब उसको पिघलाया भी जा सकता है ना।
ठोस अवस्था या ठोस अवस्था में कुचालक हो गया, विलेय अवस्था या विलेय अवस्था या घुलन अवस्था। विलेय अवस्था में क्या होगा, तो में चालक होगा। विलेय अवस्था में क्या होगा, चालक। कौन कौन, विलेय नहीं, विलेयन अवस्था चालक होगा। कौन, आयनिक यौगिक ना। ये बात पूछे कि अगर द्रव अवस्था में है, गलित अवस्था है, कौन सा अवस्था है, या गलित अवस्था, सेम दोनों में चालक करेगा, ठीक है, चालक होगा। तो कारण क्या है, कारण क्या है कि गलित अवस्था में मिलकर चालन करता है, विलेय अवस्था में, ठोस अवस्था में नहीं कर पाता है। कारण क्या है, उसका OH माइनस आयन नहीं, उसमें धनायन और ऋणायन Cl प्लस OH माइनस हो सकता है उसमें अगर हाइड्रोक्साइड आयन बनाएगा तो। लेकिन यहाँ पर गलित अवस्था है तो मैंने धातु और धातु के बीच सोडियम क्लोराइड जैसे हो गया, तो जब मैग्नीशियम सोडियम क्लोराइड हो गया तो उसमें आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। तो सोडियम क्लोराइड होगा तो सोडियम धनायन बनेगा, Na+, क्लोरीन आयन बनेगा, क्लोराइड आयन Cl-, धनायन ऋणायन बन जाएगा। तो वो तो गलित अवस्था में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कर पाएगा धनायन ऋणायन, ठीक है, इसके चलते विद्युत चालन हो जाएगा, ठीक है। ठोस अवस्था में नहीं हो पाएगा ना, क्यों, क्योंकि उसका उसके जो आयन है गतिशील नहीं हो पाएंगे ना ठोस अवस्था में। किसी विलयन से समझो, रुको देखो देखो, आयनिक यौगिक विद्युत के चालन करते हैं, ठीक है। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि विलयन अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। इस बात का कारण क्या है, कारण किस कारण ऐसा होता है, तो किसी विलयन से धारा पर विद्युत चालन के लिए आवेशित कणों की गतिशीलता आवश्यक होती है। आवेशित कण जब तक गति नहीं करेगा तब तक विद्युत चालन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में आयन उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में क्या होगा, आयन उपस्थित होगा ना। जब आयन उपस्थित होगा तब विलयन की धारा प्रवाहित की जाती है, तो ये आयन, ठीक है, विपरीत इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं, धनावेश ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की ओर जाएगा, ठीक है, ठीक है। धनावेश ऋणावेश की ओर गति करने लगेंगे, ठीक है। तो ठोस अवस्था में दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव नहीं होती है, ठीक है। परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में, अगर गलित अवस्था में पिघला दिया गया है तब विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है, क्योंकि गलित अवस्था में विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य स्थिर आकर्षण बल उसमें के कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं एवं विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग धातुओं की प्राप्ति देखने वाले हैं, ठीक है। धातु की प्राप्ति, धातु कैसे प्राप्त किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को जाना होगा पहले खनिज और अयस्क, ठीक है, खनिज और अयस्क। खनिज किसको बोलेंगे, खनिज पृथ्वी की भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व को, यौगिक को खनिज कहते हैं। हाँ, और अयस्क, अयस्क जिसे स्थान पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, इन खनिज को अयस्क कहते हैं। मिनरल्स, तो पृथ्वी के भूप्रपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या खनिजों को, यौगिकों को हम क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे, क्या कहेंगे, खनिज। नीचे से निकालना। हाँ, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में, पृथ्वी की भूप्रपट्टी में भूप्रपट्टी भारत में है क्या सर, क्या? कश्मीर में, मतलब का कश्मीर भर में पाया जाता है ये। खनिज, हाँ, ठीक है। काल को तो पता है कि भारत में खाली वहीं कश्मीर में। कश्मीर में हुआ तो पहाड़ी है, वहाँ पर उतना ज्यादा खनन थोड़ी होता है। जहाँ सबसे ज्यादा खनन आपको उड़ीसा में होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, यहाँ पे ना खनिज निकलता है ज्यादा मात्रा में, अपने मध्य प्रदेश में होता है। नहीं पता है। वहाँ पर तो सुंदर देश के लिए जाना जाता है। वहाँ पर ज्यादातर मतलब जम्मू कश्मीर तरफ में मतलब शीत पर ज्यादा शीत ऋतु मौसम है, वहाँ पर बर्फ वगैरह गिरता है, उसके लिए जाना जाता है। वहाँ खनन में ज्यादा थोड़ी होता है वहाँ पर।
पृथ्वी की भूगोल पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिकों को क्या कहेंगे हम लोग? खनिज कहेंगे। क्या कहेंगे? खनिज कहते हैं। ठीक है। यस। उसके बाद देखेंगे अयस्क। काची? अयस्क। अयस्क को बोलेंगे और। क्या बोलेंगे? और। देखिए तो कुछ ऐसा खनिज होता है मेरे, ठीक है, जेकरा में धातु होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उन खनिजों को, ऐसे खनिज जिनमें प्रचुर मात्रा में धातु की मात्रा होती है, उनको क्या कहते हैं? अयस्क। क्या कहते हैं? अयस्क। ऐसे खनिज जिनमें धातु की पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है, जिनमें धातु पर्याप्त मात्रा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है ना, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए एल्युमिनियम का अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का अयस्क एल्युमिनियम का ऑक्साइड है बॉक्साइड। क्या है? बॉक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड अयस्क क्या है? बॉक्साइड है। फिर सीना पारा का अयस्क क्या है? सीना बार। क्या है? सीना बार। ठीक है। लोहा का क्या चाहिए? लोहा का हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट या मैग्नेटाइट तथा मैग्नेटाइट। तो ज्यादा जाके बोलो प्रेडिक्ट हो जाओगे तो ज्यादा मैग्नेटाइट ना। चलो इट हुआ। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे धातुओं का निष्कर्षण देखना है हम लोगों को। तो कोई देता कि बॉक्साइड किसका है? कहता है एल्युमिनियम का सीना बार पारा का हो गया। मैग्नेटाइट या हेमेटाइट किसका है? लोहा का है ना। अच्छा कोई जगह तांबा का तो फेल्सपार। क्या चीज? फेल्सपार ई तांबा का इसी लगा दीजिए। धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे, उससे पहले हम लोग को धातु को 3 कैटेगरी में बांटना होगा। धातुओं का निष्कर्षण में धातुओं का निष्कर्षण 3 कैटेगरी में धातुओं को बांटना होगा ना। तो पहला है पोटेशियम है, सोडियम है। कैटेगरी आपका पहले विद्युत अपघटन हो गया। विद्युत अपघटन सबसे अधिक क्रियाशील धातु के बाद, मध्यम क्रियाशील धातु के बाद निम्न क्रियाशील धातु। ठीक है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर जी, लोहा Fe, इसके बाद Pp,
पर जगह तो बच नहीं पा रहा है। चलो ठीक है, एफ ई हो गया, पी बी हो गया, सी यू हो गया, इसके बाद आएगा ए जी आएगा, फिर ए यू आएगा, ए यू। ठीक है, तीन कैटेगरी है। ठीक है, एल्युमिनियम तक, पोटेशियम से लेकर एल्युमिनियम तक जो आपका पहला कैटेगरी है। ठीक है, जिंक से लेकर के कॉपर तक दूसरा कैटेगरी है, ये तीसरा कैटेगरी है। ये जो है अधिक क्रियाशील धातु। ठीक है, इसको अधिक क्रियाशील धातु है। हाँ, अधिक क्रियाशील। तो बताया निम्न क्रियाशील धातु है। ठीक है, हम बता रहे हैं किसको, निम्न क्रिया सक्रियता से नहीं बताते ना, निम्न क्रियाशील धातु है, निम्न क्रियाशील धातु है। निम्न नहीं, सॉरी, अत्यधिक, निम्न नहीं, अत्यधिक, मिस्टेक हुआ, सॉरी, अत्यधिक क्रियाशील धातु। एक बाद मध्यम क्रियाशील धातु, मध्यम, तीनों कैटेगरी में बटा है वो। अब एक बाद आप आएगा निम्न क्रियाशील धातु, निम्न क्रियाशील धातु ना, निम्न क्रियाशील है, अभी क्रियाशील कोई दिक्कत है ना। इसको प्राप्त करने का तरीका क्या है, तो कैसे प्राप्त करेंगे आप? इसके लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्युत अपघटन ना। इसके बाद जो मीडियम है क्रियाशील में उसको किस प्रकार से किया जाएगा? इसके लिए कार्बन के उपयोग से ऑक्सीजन, इसका किया जाएगा कार्बन के उपयोग से इसका क्या है? तो प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति। प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति इसका है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास है कि खनिज अयस्क के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ठीक है, सभी अयस्क, पहले बात अयस्क, खनिज अयस्क क्या है? खनिज भूमि से हम लोग जिन प्राकृतिक पदार्थों को हम उसके खनन द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा में जस्ट लिखे थे खनिज का, क्या लिखे थे? ऊपर पटरी प्राकृतिक से पाया जाता तो यौगिकों को क्या कहेंगे हम लोग? प्राकृतिक से जो पाया जाएगा तो यौगिकों को क्या कहेंगे हम लोग? खनिज कहेंगे। ठीक है, अब अयस्क क्या है? तो ऐसा खनिज जिसमें क्या हो? धातु की पर्याप्त मात्रा पाया जाता हो। ठीक है, तो यानी कि अयस्क जो है, अयस्क एक प्रकार का खनिज है। क्या है? अयस्क एक प्रकार का अयस्क खनिज होगा, अयस्क खनिज होगा। लेकिन खनिज अयस्क होगा, सभी खनिज, सभी अयस्क जो है खनिज होंगे। ठीक है, लेकिन सभी अयस्क, सभी खनिज अयस्क होना कोई जरूरी नहीं है। सभी खनिज अयस्क हो कोई आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ में तत्व यौगिक नहीं पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये होना कोई जरूरी नहीं है, ये क्या अनिवार्य है। तो पढ़िए कौन से? सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं, गलत बात, होते हैं। ठीक है, सभी खनिज, ये गलत हो गया ना, सही गलत क्यों है? सभी खनिज अयस्क होते हैं, सभी खनिज गलत हो गई बात, गलत हो गई, कुल्ला सही ये गलत बोला, गलत हो गया। सभी अयस्क जो है खनिज होते हैं, ये वाला ऑप्शन नंबर, सभी अयस्क क्या होता है? खनिज, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ठीक है, आप लोग सारणी बना ले, अयस्क धातु निष्कर्षण प्रयोग चरण रटमट बनाकर सारणी का बन लिखने के। अयस्क धातु निष्कर्षण, अयस्क धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण, निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। पहला चरण है, शुरुआत होगा अयस्क से। कैसे होगा?
अयस्क होगा, ठीक है। अयस्क का हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। क्या करेंगे, अयस्क का सांद्रण। काम है आप देखिए यहाँ डायमंड डायमंड ठीक है। यहाँ से अयस्क के सांद्रण के करेंगे तो यहाँ पे सॉरी घर बनाने 3 प्रकार के धातु है। यहाँ देखिए ना आप, ऐसे बना लेंगे आप। जितना का कीजिए उतना ही, इसका कम नहीं। देखिए इसको 3 भागों में बांटा क्या है, उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील, मॉर्निंग उच्च अभिक्रियाशील धातु एक के बाद निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं एक के बाद निम्न वाला रहेगा ना, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। निम्न अभिक्रियाशील धातु, निम्न अभी जैसे देखिए उच्च अभिक्रियाशील धातु को गलित धातु का विद्युत अपघटन किया जाएगा। गलित धातु का क्या किया जाएगा, गलित धातु का विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन। तो इससे विद्युत अपघटन जब करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमको, शुद्ध धातु प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध धातु। ये किसके लिए है, उच्च अभिक्रियाशील धातु के लिए ना, विद्युत अपघटन होगा। अब मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए उसका 2 प्रकार के अयस्क होगा, ठीक है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु के लिए क्या प्रकार का अयस्क होगा, 2 प्रकार के। एक होगा कार्बोनेट अयस्क और दूसरा सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और दूसरा होगा सल्फाइड अयस्क। ठीक है। कार्बोनेट अयस्क का क्या किया जाएगा, निस्तापन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, दोनों कंडीशन को गर्म में किया जाएगा। कोई ज्यादा ऑक्सीजन मात्रा में, कम ऑक्सीजन, सीमित ऑक्सीजन की मात्रा में करेंगे तो गर्म करेंगे तो उसका क्या होगा, निस्तापन होगा। क्या होगा, निस्तापन। और यहाँ पर सल्फाइड अयस्क को गर्म जब करेंगे तो क्या होगा, भर्जन होगा। क्या होगा, भर्जन। भर्जन सीमित वायु को परिस्थिति में गर्म किया जाएगा, ठीक है। तो दोनों से क्या बनेगा हमको, दोनों से क्या मिलेगा, दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, धातु का ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, दोनों कंडीशन में क्या मिलेगा, धातु ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड। फिर यहाँ से फिर क्या किया जाएगा कि धातु का उपचयन अपचयन किया जाएगा। ऑक्सीजन में हटाएंगे कार्बन की उपस्थिति में, ठीक है। धातु का अपचयन, उसमें से ऑक्सीजन की मात्रा में हटाया जाएगा कार्बन से, ठीक है। इसके बाद अपचयन जब होगा तो फिर लास्ट में जो धातु मिलेगा वो धातु शुद्ध धातु मिलेगा, धातु का शोधन होगा। क्या होगा, धातु का शोधन। इधर में है निम्न अभिक्रियाशील धातु के लिए पहला है सल्फाइड अयस्क हो गया। क्या होगा, ओनली सल्फाइड अयस्क ना, सल्फाइड अयस्क, ठीक है। तीसरे क्या मिलेगा, सल्फाइड अयस्क को इनको गर्म करेंगे तो भर्जन होगा, पर्याप्त ऑक्सीजन की मात्रा में। फिर यहाँ से क्या होगा, फिर भर्जन के बाद धातु प्राप्त होगा, धातु। इसके बाद धातु, इसके बाद धातु का परिष्करण किया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके सर।